राइजिंग पाकिस्तान है और राइजिंग पाकिस्तान में जी आज हम जिन दो शख्सियात की बात करने वाले हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा है जो पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री भी जो कि इनको ना जानता हो, क्योंकि पहली जिन शख्सियत की या पहली जिन हस्ती की हम बात करने जा रहे हैं वो है जी शहंशाह गज़ल भी इनको कहते हैं। और मेरे ख्याल से जो ही मैंने ये लफ्ज़ बोला सबके माइंड्स में यूं फ़ौरन से क्लिक हो गया कि किसकी बात हो रही है। बात हो रही है जी मेहदी हसन साहब की, उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। और जो दूसरी शख्सियत है जी बिल्कुल सबिया खानम साहिबा, जो कि अगेन पाकिस्तानी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी शख्सियत, और आज उन दोनों की बरसी है, तो हमने सोचा कि हारून शुएब को हम ये असाइनमेंट दें, बहुत मुश्किल काम दें कि वो एक ही सेगमेंट में इन दो बड़े नामों को ट्रिब्यूट दें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हारून। अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल सही कहा तौसीक आपने कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए भी। और जिस तरह आपने पहले इंट्रो में बताया था कि दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, क्योंकि दोनों बहुत बड़े बड़े अपने अपने फ़न के समंदर हैं, दरिया भी नहीं हैं एक्चुअली। दोनों पाइनियर्स हैं। पहले मेहदी हसन खान साहब की बात करते हैं। 1927 में पैदा हुए राजस्थान में, और मौसीकी के घराने से उनका ताल्लुक़ था। तो रुशना आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना कि वो 16वीं पुश्त थे कलावंत घराने की, जो कि उस मौसीकी की ट्रेडिशन को लेकर चल रहे थे। और 1927 में जब वो पैदा हुए तो 20 साल में 1947 में फिर फैमिली जो थी पाकिस्तान आ गई। चीचा वतनी में सेटल हुई। पंजाब का एक शहर है चीचा वतनी, बहुत खूबसूरत, वहाँ पे वो लोग रहना शुरू हुए। और बहुत मुश्किलात में मेहदी हसन साहब ने अपनी जवानी और शुरू का याम गुजारे। पढ़ा नहीं उन्होंने बाकायदा स्कूल जाकर, क्योंकि ज़ाहिर उस वक्त हालात इस तरह के नहीं थे। लेकिन मेहदी हसन साहब जो थे वो सीखने लगे ये साइकिलों का काम। तो साइकिल के पंक्चर लगाना मेहदी हसन साहब ने पहले सीखा, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो तरक्की करते करते गाड़ी के मैकेनिक बन गए, बहुत अच्छे। अच्छा। ये 1957 में जो है वो, क्योंकि वो गाया तो करते थे, साथ घर में मौसीकी का माहौल था, तो वो गाते भी रहे और रियाज होता रहा, आवाज़ तैयार हो गई। तो 1957 में फिर रेडियो से ये आगाज़ हुआ। ये आप उनके इब्तदाई अयाम की कुछ तस्वीरें देखें, ये बड़ी नायाब तस्वीरें मेहदी हसन साहब की, जो कि बिल्कुल जवानी की तस्वीर है उनकी। और वो 57 का मतलब है तकरीबन उनकी उम्र उस वक्त 30 बरस थी। बिल्कुल। और उस वक्त उन्होंने फिर ये काम शुरू किया। और फिर उसके बाद जब एक दफ़ा वो रेडियो पर आ गए और डिस्कवर हो गए, तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। और फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री हो या गज़ल, जिस तरह आपने कहा कि अगर शहंशाह गज़ल उनको कहा जाता है, मैडम नूरजहां के साथ और आलमगीर साहब हैं, बिल्कुल ये एक उनकी बहुत यादगार खूबसूरत तस्वीर। अच्छा, उनका जो असर था ना, मैडम के साथ भी खड़े हैं, ये लता मंगेशकर के साथ हिंदुस्तान में जब वो गए, तो उनका जो असर है वो आपको, जिस तरह आप कह रही थी कि उर्दू बोलने वाले, समझने वाले पूरी दुनिया में, ये देखिए जगजीत सिंह साहब हैं जो कि उनको अपना रूहानी उस्ताद मानते थे, और वो यही कहते थे कि गजल का जो शहंशाह है ना वो मेहदी हसन है। जगजीत सिंह जो है वो उनको उनके घुटनों को हाथ लगा के उन्हें मिल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी यादगार तस्वीर है। तो गज़ल की बात कर रहे थे हम, जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है, जहाँ गज़ल का जिक्र होता है, वो मेहदी हसन साहब के जिक्र के बगैर मुमकिन नहीं है। और फिर मेहदी हसन साहब की खास बात ये भी थी कि उन्होंने फिल्मों के लिए जब प्लेबैक किया, तो फिर उन्होंने फिल्मों में भी गज़ल को इंट्रोड्यूस कराया। उनकी आवाज़ इस तरह की तैयार थी, उसमें वो जो खरज है जिसको कहते हैं बैरिटोन, वो जो है वो इस तरह की है कि फिर वो गज़ल को फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग में उन्होंने बहुत खूबसूरती से मुतारिफ करा दिया। और रोमांटिक गाने जो उन्होंने, और फिर रोमांटिक गाना कहते हैं, फिल्मी प्लेबैक, वो प्यार भरे दो शर्मीले नैन, और उनकी आवाज हर एक पे सजती थी। आप हर एक पे। मोहम्मद अली साहब, मुझे तो खैर मेरे फेवरेट, जब मोहम्मद अली साहब की अपनी आवाज़ बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, रेडियो से ट्रेन होके मोहम्मद अली साहब फिल्मों में आए थे, तो वो जब अपनी बेस वाली आवाज़ में बोला करते थे, तो फिर जब वो गाने में शिफ्ट होते थे तो फिर मेहदी हसन की आवाज़ उनके पीछे क्या खूबसूरत रंग जमाती थी। लेकिन इसी तरह आप देखें वहीद मुराद साहब के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत गाए। वो ज़माना, शाहिद साहब के लिए, नदीम साहब के लिए, बिल्कुल बिल्कुल तौसीफ, वो ज़माना था कि जो थोड़े से पॉप गाने हुआ करते थे, वो जो थे वो रुश्दी साहब को मिला करते थे, या मुजीब आलम को मिला करते थे, सलीम रज़ा और मेहदी हसन वगैरह ये जो थे ये। लेकिन मेहदी हसन साहब ऑफ कोर्स शहंशाह गज़ल थे, और उनकी अथॉरिटी आज तक मानी जाती है। मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना कि वो एक अहद था, और उसके अंदर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने
काम किया। तो मेहदी हसन साहब का जो टाइम था जब वो एक्टिव थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से या म्यूजिक के हवाले से भी, तो वो पूरा एक अहद है जिसके अंदर बाकी फनकार जो थे वो उनसे सीख रहे थे, उन्हीं के छांव तले पनप रहे थे, बढ़ रहे थे। देखिए कुछ नाम इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से इंडस्ट्री के सुतून बन जाते हैं। जी। वो सिर्फ अपने लिए ही करियर नहीं बना रहे होते, उनके इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों के करियर्स, जिस तरह आप खान साहब के साथ जो या मैडम नूर जहां के साथ या और बहुत से अदाकार ऐसे हैं हमारे कि जिनके साथ उस इंडस्ट्री ने ग्रो किया। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट था कि वो एक इतना बड़ा दरख्त था कि मेहदी हसन खान साहब तो अगर फिल्में ना भी बन रही होती, रेडियो होता, टेलीविजन होता, पीटीवी के ऊपर भी उनकी बड़ी सुल्तान भाई साहब की जैसे शख्सियत कहते हैं। बिल्कुल। तो ये वो शख्सियात थी जिनके थ्रू वो इंडस्ट्री बढ़ रही थी। अच्छा, आपका तौसीक फेवरेट मेहदी हसन खान साहब का अगर कोई गाना हो या गजल हो तो क्या होगी? आई थिंक कुबकू। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत कलाम जी। अच्छा, फिर परवीन शाकिर का परवीन शाकिर, लेकिन ये दिस इज जस्ट वन रैंडमली जो मेरे ज़हन में एक से बढ़ बहुत के से हैं, बहुत से। और एक और जो उनका बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन रहा कि उन्होंने अच्छी शायरी को जो है वो लोगों तक लेकर आए। वो ऐसा कलाम चुनते थे, चाहे वो फिल्म के लिए हो, जाहिर है वो तो पूरी टीम की एफर्ट होती है, लेकिन जब वो खुद अपना रेpertoire बनाते थे फॉर टेलीविजन और फॉर रेडियो, तो वो ऐसा कलाम चुनते थे जिसमें उर्दू शायरी बहुत खूबसूरती से नजर आती थी। और मेरे ख्याल में गज़ल की पॉपुलैरिटी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह हम गज़ल को समझते हैं, जानते हैं, हमारे लिए वो एक बड़ा नेचुरल फॉर्मेट है उर्दू शायरी का, एक्सप्रेशन का, तो वो उसमें मेहदी हसन साहब ने जिस तरह उसको अदा किया उसका बड़ा अहम। तो मेरा जो फेवरेट है वो जो अलाउद्दीन के ऊपर पिक्चराइज हुआ हुआ था, गुलों में रंग भरे, फरंगी फिल्म का गाना, राग झंझोटी में ये बना हुआ था। और ये एक्चुअली जो उनके उस्ताद थे वो उनके अपने चचा थे और मेहदी हसन साहब के, और वो जो थे उन्होंने ही खान साहब को ये धुन बना कर दी और फिर खान साहब ने ये कलाम पढ़ा और ये फैज़ साहब का कलाम था, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। बड़े बड़े फनकार, मतलब मैडम नूर जहां उनकी बहुत बड़ी, जी, लता मंगेशकर उनकी बहुत बड़ी, सब ये बिल्कुल जितने जो पहली पीढ़ी पे जो खड़े जितने भी हमें सितारे बड़े नाम नजर आते हैं वो उनको ऊपर देखते थे अपने से। तो ये मेहदी हसन साहब का तारुफ था। बिल्कुल जरा सा हमने कोशिश किया कि जल्दी इसको बिल्कुल, लेकिन कृष्ण की रह गई है, बिल्कुल और भी बहुत कुछ उनका, हाँ बिल्कुल होना चाहिए था। इसमें बड़ी मजे की बात है, एक दफा तौसीक ये इसी के ऊपर गुलों में रंग भरे, तो एक दफा फैज साहब को किसी ने कहा ना जी कि वो मुशायरे में कि वो जरा गजल सुनाइए ना गुलों में रंग में तो फैज साहब ने कहा वो अब आप मुझसे नहीं, मेहदी हसन साहब से सुना कीजिए क्योंकि वो उनकी हो गई है। तो वो वाकई वो जो थे, वो जो कलाम पढ़ते थे वो उसको अपना बना लेते थे। मुझे याद है उनका एक बड़ा दिलचस्प वाकया, यहाँ इस्लामाबाद के एक होटल में एक नशिस्त थी। अच्छा। और मेहदी हसन साहब परफॉर्म कर रहे थे और मुझे इशारा हासिल हुआ कि मैं सामने ऑडियंस में, हम जमीन पे बैठे फिर बिल्कुल सामने, और उन्होंने गुलों में रंग भरे गानी शुरू की और जाहिर है वो तो एक गजल 15-20 मिनट की, तो दरमियान में कहीं जाके ना तो मेहदी हसन साहब जो हैं जो तबला नवाज थे, जाहिर है वो भी क्या लेवल होगा उनका, उनसे कुछ खुश नहीं थे। अच्छा। वो ऐसे ना टर्न करके हल्की सी लुक कराते थे कि तुमने पकड़ा नहीं है या तुम मेरे साथ सिनर्जी पे नहीं आए, और फिर लेकिन वो लाइव परफॉर्मेंस थी, सामने मजमा, वो फिर चल गाने में, फिर मतलब वो बाकायदा अपने बॉडी लैंग्वेज से इजहार कर रहे थे कि तुम गड़बड़ कर रहे हो। अब उस जो तबला नवाज भाई, उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एकदम से उन्होंने तबला रोका, पूरी परफॉर्मेंस रुक गई। अच्छा। वो आगे उठे और खान साहब के, मेहदी हसन साहब के ऐसे सर रख के उन्होंने कहा कि मुझे मारे। ये अदब और मेहदी हसन साहब को वाकई गुस्सा तो था क्योंकि परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही थी, और उन्होंने ऐसे हाथ उठाया कि जैसे मारने लगे और पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था कि अब ये वाकई, उसने रिस्पेक्ट में कहा था कि जब तक मुझे आप मारेंगे नहीं मेरा काम ट्यून में नहीं आऊंगा। उन्होंने ऐसे हाथ उठाया और उसके बाद उनके सर पे ऐसे शफकत से उनका हाथ जो था वो भी, तो ये इतना खूबसूरत बात है, ऑटो ट्यूनिंग हो जाती थी, जो अब हम कहते हैं ना कंप्यूटर के साथ ट्यूनिंग होगी, और ये सारी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम सिंगर्स को जो है वो गवा भी लेते हैं, नॉन सिंगर्स को भी गवा लेते हैं। तो ये वो लोग थे जो अपने हाथ से ही दस्ते शफकत का वो बिल्कुल ट्यून हो और उसके बाद उसने सो ये ऐसे बड़े लोग हैं, बड़े फनकार भी हैं और बड़े लोग भी। जी।
अच्छा जी, आज की हमारी दूसरी शख्सियत। जी, दूसरी शख्सियत भी एक बहुत बड़ी शख्सियत, फिल्म इंडस्ट्री के साथ एसोसिएशन उनकी रही। आगाज़ वहाँ से हुआ 1935 में, वो पैदा हुई गुजरात में। और उनके वालिदैन दोनों जो थे वो स्टेज पे, जो उस वक्त स्टेज की शक्ल थी उसके ऊपर वो परफॉर्म किया करते थे। तो उन्होंने 15 साल की उम्र में 1950 में वो पहली दफ़ा फिल्म में आ गई। बेली फिल्म का नाम था। और हम बात कर रहे हैं सबिया खानम साहिबा की, एक बहुत बड़ी फनकार है। ये देखिए बचपन की उनकी तस्वीर है, नन्ही सी सबिया खानम आपको नज़र आ रही है इसमें। तो ये बड़ी यादगार तस्वीर उनकी। और फिर उसके बाद ये देखिए, फिर जब उन्होंने काम शुरू किया तो लोगों ने नोटिस किया, इतनी इतनी खूबसूरत फिल्म में मुखड़ा उनकी बहुत खूबसूरत फिल्म जो कि उस वक्त आई। और फिर उसके बाद सबिया संतोष की सबिया जोड़ी। संतोष की जोड़ी जो बनी। फिर संतोष कुमार साहब जो थे वो फिल्मों में हीरो आ रहे थे। फिर जब सबिया के साथ उनकी जोड़ी बनना शुरू हुई, इतनी खूबसूरत तस्वीर 47 फिल्में की इन्होंने। और ये पाकिस्तान की फर्स्ट फैमिली ऑफ फिल्म इंडस्ट्री बन के दोनों जो थे वो, जिस तरह अब आजकल हम करते हैं ना जी, सेलिब्रिटी कपल्स और उनके ऊपर शिपिंग होती है। जी जी, ये सोशल मीडिया पे आजकल कहते हैं इसको शिपिंग, कि जी आपको लगता है कि आप भी उनके साथ, वो आपको जानते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं। ये वो कपल था जिसको हर कोई फॉलो करता था उस वक्त पाकिस्तान में। ये संतोष बैरून मुल्क भी उन्होंने बैरून मुल्क की भी ट्रैवल नुमाइंदगी करते थे, नुमाइंदगी करते थे। क्या खूबसूरत शख्सियत थी जी, क्या इनोसेंस थी इनके चेहरे पे, और किरदार निगारी बहुत खूबसूरत। फिर ये देखिए आगे अगर हम देखें तो मुख्तलिफ मौक़ों पे ये और संतोष कुमार साहब, अच्छा इनके बड़े मज़े की एक बात मैं आपको बताऊं कि संतोष कुमार के बारे में कहा जाता था कि बहुत ही वजी इंसान थे ना, माशाल्लाह, कद लंबा ऊंचा। और फिर लेकिन वो कहते थे कि एक्टर जो थी वो सबिया ज्यादा बेहतर थी। इश्क लैला का पोस्टर अभी हमने देखा। अयाज बहुत खूबसूरत फिल्म, अगर आपको याद हो ना, वो होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही, और वो सल्लू अलैहि व आलिही, वो दुपट्टा लपेट के वो बैठी हुई हैं और इतना खूबसूरत उनके चेहरे पे नूर है कि लिटरली वो शायद जो है ना, वो वैसी फिल्म की स्क्रीन जो है वो उसने कभी चेहरे देखे होंगे जैसा उनका चेहरा था। तो फिर एक के बाद एक उनकी हिट फिल्म आती गई और बहुत खूबसूरत किरदार निगारी वो करती रहीं। फिर जब उन्होंने अपने आप को लिमिट कर लिया, रुशना हुआ ये कि फिर संतोष कुमार के साथ ही फिल्में करती थीं और ज़्यादातर उन्हीं के साथ एज अ हीरोइन काम करती रहीं। कातिल एक बहुत खूबसूरत फिल्म उनकी। फिर जब संतोष कुमार साहब फिल्मों से रिटायर हुए, फिर उनकी रहलत भी हो गई, तो उसके बाद सबिया खानम ने कैरेक्टर रोल्स करने शुरू किए। और मेरे ख्याल में सबिया का एज एन एक्ट्रेस जो था, सबसे खूबसूरत काम उनका तब नजर आया जब उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए। क्योंकि हीरोइन को आपको पता है कि एक यूनिडायमेंशनल किस्म के रोल करने होते हैं, उसके अंदर इतना परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं होता। लेकिन जब उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए, तो जैसे ये देखिए आप वहीद मुराद साहब के साथ देवर भाभी में जब वो किया, अंजुमन में जो उन्होंने कैरेक्टर किया, थ्री चीयर्स फॉर भाभी, ये वहीद मुराद साहब के साथ बड़ी खूबसूरत उनकी केमिस्ट्री भी दोनों की बहुत अच्छी बन गई। और फिर वो बड़ी बहन हो, भाभी हो, माँ हो, वो खूबसूरत रोल जो वो थी, वो नदीम साहब के साथ ये देखिए कितना खूबसूरत उनकी ये तस्वीर है। इसी तरह अच्छा एक इनकी फिल्म जो थी एक गुनाह और सही, उसमें ये बड़ा खूबसूरत किरदार था, जिसमें ये मॉडर्न सी एक खातून बनी हुई थी, बाल भी उनके कटे हुए थे, और ये उन्होंने किरदार अदा किया। हालांकि वो एजुकेटेड नहीं थी उस तरह फॉर्मली, स्कूल वगैरह और अंग्रेज़ी तालीम तो ज़ाहिर उन्होंने हासिल नहीं की हुई थी, लेकिन वो जो एक औरत का कैरेक्टर था जो कि एक एंग्लो इंडियन औरत का कैरेक्टर था, वो उन्होंने खूबसूरत कितना अच्छा किया। तौफीक आपको याद होगा, वो भी बहुत खूबसूरती से निभाया उन्होंने। तो फिर उसके बाद वो ग्रेजुएट करके ड्रामों की तरफ आई और फिर उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ भी काम किया, दीगर निजी टेलीविज़न चैनल्स के साथ भी बहुत अच्छा काम करती रही। अच्छा मुझे याद आता है पीटीवी के एक दो प्रोग्राम्स में उन्होंने गाने भी गाए हैं। तो जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और रुशना आपको पता चला कि देखें जो गाने हम जानते हैं जैसे लटुल झी सुलझा जारे बालम, या जो है गाएगी दुनिया गीत, तो ये सारे गाने जो हैं ये फनकार थे जो बनाने वाले थे। देखिए जो मेरी अम्मी ऑल द टाइम मुझे बताती रहती है ना कि ये सबिया खानम का ये गाना था, ऐसे था वैसे था, तो वो आज मेरी सारी जो है ना। अच्छा आपने तौसीक एक बात नोट की कि जब वो था ना वो आएगा वो कितना खूबसूरत गाना वो जो था उस फिल्म का, फरंगी का वो गाना कि रक्स में है सारा जहां। अच्छा फिर वो जो बिल्कुल बिल्कुल ये कितना खूबसूरत, और वो जो उन्होंने हाथ से किया है ना यूं यूं करके जो उन्होंने उसकी बीट दी, तो ये जो थी क्योंकि जाहिर है
परफॉर्म करती रहीं, बचपन से वो एक्टिंग करती थीं, मौसीकी का भी उनको सूझबूझ थी, तो वो जो थी ना वो चीज़ उनके किरदार निगारी में बहुत खूबसूरती से, एक रिदम की बात होती है ना, वो उनकी पर्सनालिटी में हमेशा से था। और अल्लाह ताला इन दोनों बड़ी शख्सियात को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। और हम सब के लिए बहुत बड़ा खजाना है जो वो छोड़ के गए हैं, और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो बड़े बड़े सितारे हैं, बड़े बड़े जायंट्स हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। और अगर हम आगे अच्छा काम करने की एस्पिरेशन रखते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम इन बड़े फनकारों को याद रखें, इनको ट्रिब्यूट देते रहें और इनको हमेशा रिकग्नाइज करें कि इनकी वजह से आज हम हैं जो हैं। अगर ये ना होते तो फिर पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री को और बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ती। बेशक। हारून, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।